दोस्तों, सोमी लव स्टोरीज में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। वो कमरे में सजी हुई फूलों की लड़ियों को अपने हाथों से नोचते हुए बोली, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों की, जिसकी इज्जत तुमने। ज्योति, प्लीज आगे कुछ मत कहो। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता था। ओह रियली? वो गौरव के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, ये सच नहीं है। सच ये है कि तुमने हमेशा यही सपना देखा था कि कोई अनछुई कली तुम्हारी बीवी बनेगी, जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। पर अफसोस, तुमने जिसे अपनी बीवी बनाया है वो पवित्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा मसला हुआ फूल है जिसकी पंखुड़ियां 5 साल पहले बिखर गई थीं, और बिखेरने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था। ज्योति, प्लीज उन सारी बातों को भूल जाओ। हम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। इतना कहते हुए उसने जैसे ही ज्योति का हाथ पकड़ा, तो ज्योति ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगाया और गुर्राते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया। घिन आती है मुझे तुमसे। पूरे 5 साल हो गए हैं, और इन 5 सालों में मैं एक दिन के लिए भी तुम्हें और तुम्हारे कारनामे को नहीं भूली हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारी बरसों की कमाई हुई इज्जत को आज अभी यहीं धूल में मिला दूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी नानी माँ की वजह से मैं चुप हूँ। इतना कहते हुए उसने अपने हाथों की पहनी हुई सारी चूड़ियों को निकालकर फर्श पर पटक दिया, और गले में पहने हुए मंगलसूत्र की मोतियों को इस तरह से तोड़कर पूरे कमरे में बिखेर दिया कि मानो हर एक मोती ये बता रहा था कि वो गौरव से कितनी नफरत करती है। और फिर मांग में लगे सिंदूर को जैसे ही वो अपने हाथों से मिटाने चली, तो उसके हाथ वहीं रुक गए, और वो गरजते हुए बोली, इस सिंदूर को नहीं मिटाऊंगी, क्योंकि जब जब मैं अपने आप को आईने में देखूंगी, ये सिंदूर मुझे याद दिलाएगा कि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, और मुझे तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर बनानी है। इसलिए गौरव प्रताप सिंह, अब हर पल हर लम्हा मुझे अपने सामने देखने के लिए तैयार रहो। गौरव अच्छी तरह से जानता था कि वो उसका गुनहगार है, और आज अगर ज्योति उससे इस तरह से बातें कर रही है तो इसमें भी उसी की गलती है। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने दूसरे घर में आ जाता है। पूरे रास्ते उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या ज्योति कभी उसे माफ करेगी, उसके दिल की हालत समझेगी, और ये समझेगी कि उसने 5 साल पहले ज्योति के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। आज की रात के लिए उसने सोचा था कि वो जब कमरे में जाएगा तो सबसे पहले ज्योति से अपने किए की माफी मांगेगा, और फिर उसे सारी सच्चाई बताएगा। लेकिन ज्योति तो गौरव की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखकर उसका दिल तो पहले ही टूट चुका था, और जब ज्योति ने उसके नाम का मंगलसूत्र तोड़कर पूरे कमरे में बिखेर दिया, तब तो उसके दिल की हर उम्मीद ही टूट गई थी। वो जानता था कि औरत का मन बहुत कोमल होता है, और जब उसकी कोमलता पर कोई वार करता है तो वो पूरी जिंदगी नहीं भूलती। उधर गौरव के जाने के बाद ज्योति डोर लॉक करके फूट फूट कर रोने लगती है। वैसे तो उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके पिता आलोक शर्मा डीआईजी थे, और उसकी माँ एक इंटर कॉलेज स्कूल में, और उसकी माँ टीचर थी। उसकी एक छोटी बहन नैना भी थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। अपने मम्मी पापा की तरह ही वो भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी।
करियर के साथ साथ शादी और अपने होने वाले पति को लेकर भी उसके बहुत सपने थे, क्योंकि बचपन से ही उसने अपने मम्मी पापा के बीच में बहुत प्यार देखा था। और जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उसे इस बात का एहसास हो गया था कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र और प्यार भरा होता है। जवानी की दहलीज पर उसने जब कदम रखा तो उसके मन में भी एक ऐसे लाइफ पार्टनर की तमन्ना होने लगी जो बिल्कुल उसके पापा जैसा हो। घर में दादी जब कभी उसकी शादी का जिक्र करती तो वो अपनी दादी से मुस्कुराते हुए कहती, दादी माँ, जब तक मुझे पापा जैसा मिच्योर लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। इसलिए अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो आपको बिल्कुल मेरे पापा जैसा ही लड़का ढूंढ कर लाना होगा, जो देखने में भी पापा की तरह हैंडसम गुड लुकिंग हो और नेचर में भी वो पापा जैसा ही हो। और जैसे पापा मम्मी को प्यार के साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, वैसे ही वो भी मुझे करे। उसकी दादी हंसते हुए कहती हैं, और अगर तुम्हें ऐसा लड़का ना मिला तो तुम क्या शादी नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं दादी माँ, जिंदगी भर पापा की बेटी बनकर रहना मंजूर है, पर किसी ऐसे अनमेच्योर पर्सन की बीवी बनना मंजूर नहीं, जिसे अपनी फैमिली और बीवी की बिल्कुल भी परवाह ना हो। उसकी दादी माँ हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, भगवान जी, मेरी पोती के लिए ऐसा कोई फरिश्ता भेज दो जिसे देखकर मेरी पोती कहे कि ये वही तो है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। उसने जब इंटर में अपने स्कूल में टॉप किया तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो गए थे। टॉप करने के कारण उसका एडमिशन भी बेंगलोर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गया था। और आज वो सभी का आशीर्वाद लेकर बेंगलोर जा रही थी। हालांकि उसकी दादी माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करे, लेकिन बेंगलोर की इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का उसका सबसे बड़ा सपना था। और यही बात सोचकर उसके पापा ने एडमिशन करा दिया था। और इस तरह से ज्योति महाराष्ट्र से बेंगलोर पढ़ने के लिए आ गई। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए थे और अपने चुलबुल और नटखट स्वभाव की वजह से उसके एक नहीं कई दोस्त कॉलेज में बन गए थे। और फिर एक दिन जब वो मैथ की क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में देर से पहुंची तो लगभग सभी सीट फुल हो चुके थे। वो बैठने के लिए जगह ढूंढती है कि तभी उसे एक ऐसी सीट नजर आती है जो बिल्कुल कोने में थी और जिस पर एक लड़का बैठा हुआ था। वो ना चाहते हुए भी सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। वो जैसे ही सीट पर बैठती है तो वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह है और मैं सूर्य प्रताप सिंह का इकलौता बेटा हूँ। ज्योति उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने बैग से बुक निकालती है और फिर पढ़ने लगती है। तभी गौरव कहता है, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, वरना अब तक मेरी बाहों में आ गई होती और मुझसे प्यार का इजहार भी कर रही होती। टीचर अभी क्लास में नहीं आए हुए थे, इसलिए ज्योति हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर खड़े होते हुए कहती है, हाय एवरीवन। पूरा क्लास ज्योति की तरफ देखने लगता है तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, आप लोगों को पता है ये जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं इनकी खूबी क्या है? क्या यही कि अगर किसी लड़की को पता चल जाए कि ये कौन है तो वह लड़की इनकी बाहों में खुद ब खुद आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, इनका ऐसा जादू उस पर चलता है कि वो अपने प्यार का इनसे इजहार कर देती है। पर अफसोस, मुझ पर इनका जादू नहीं चल रहा है। क्लास में कुछ लड़के और लड़कियां जोर जोर से हंसने लगते हैं तो कुछ लड़कियां आपस में कानाफूसी करते हुए कहती हैं, शायद इसे पता नहीं कि ये कौन है, तभी इसके बारे में ऐसा बोल रही है। गौरव, जो ज्योति की बात सुनकर तिलमिला उठा था,
वो जैसे ही कुछ कहने चलता है कि तभी वहां टीचर आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वो वहां से चला जाता है। टीचर भी उससे कुछ नहीं कहते और उसे जाने देते हैं। ज्योति को तो ये देखकर और भी ज्यादा हैरानी हुई थी कि टीचर उसके सामने सर झुकाए हुए खड़े थे। वो अपने मन में कहती है, आखिर ये लड़का है कौन? इसे देखकर टीचर के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। क्लास ओवर होने के बाद लंच करने के लिए वो कैंटीन में जाती है, तो वहां एक बार फिर वो गौरव से टकरा जाती है। गौरव उसे अपने हाथ की उंगली से इशारा करते हुए पास आने को कहता है, तो ज्योति उसे अवॉइड करके दूसरी तरफ चेयर पर बैठ जाती है। वो उसकी चेयर के पास आता है और गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, जिस कॉलेज में तुम पढ़ रही हो वो कॉलेज मेरे बाप का है। मैं चाहूँ तो अभी इसी पल तुम्हें इस कॉलेज से रस्टिकेट करवा सकता हूँ। लेकिन ज्योति हंसते हुए बोली, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम ऐसा करना नहीं चाहते हो, यही डायलॉग मारना चाहते हो ना। और फिर वो गुस्से से कहती है, मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। खुद ना तो कोई पावर और ना कोई पोजीशन होती है, लेकिन अपने बाप की पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में अपना डंका बजाना चाहते हो। तो मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी आपका नाम हो, मेरी अच्छी तरह से बात सुन लो। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो अमीर लड़कों के आगे पीछे चक्कर लगाती हैं। इसलिए आइंदा से इस बात का ध्यान रखना कि मेरे सामने ना ही आओ, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। गौरव उसकी कमर में हाथ डालते हुए जैसे ही उसे अपने करीब करता है, तो ज्योति एक जोरदार थप्पड़ गौरव के गाल पर लगाते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेती है और कहती है, मुझे लगा था कि सिर्फ तुम्हारे अंदर अभिमान है, लेकिन अब पता चला कि तुम निहायत बदतमीज, आवारा और गुंडे टाइप के लड़के हो, जो लड़कियों को सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। कैंटीन में बहुत सारे स्टूडेंट थे जो आंखें फाड़े गौरव और ज्योति को देख रहे थे, जिन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि गौरव पर किसी लड़की ने इस तरह से पब्लिक प्लेस में अपना हाथ उठाया है। वहीं गौरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। आज तक पूरी लाइफ में किसी ने भी उससे इस टोन में बात नहीं की थी, और ज्योति की कड़वी बातों को वो बर्दाश्त कर ले, ये ऐसा तो उसका नेचर भी नहीं था। वो अपने गाल पर एक हाथ रखते हुए उसके थोड़ा पास आता है और तिल मिलाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी जैसी अड़ियल लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना और भी ज्यादा मजा देता है। वो अपनी अगली बात ज्योति के कानों में बहुत धीरे से कहता है, अब जब तक मैं तुम्हारी इस अकड़ को हर जगह से खत्म नहीं करूंगा, तब तक ना मुझे नींद आएगी और ना ही मेरे दिल को सुकून। बहुत जल्द मैं अब तुमसे मिलूंगा, और वो भी कुछ इस तरह से कि तुम उस मुलाकात को कभी लाइफ में नहीं भूल पाओगी। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है, और ज्योति उसकी धमकी को गीदड़ धमकी समझकर भूल जाती है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया था, पर गौरव उसके सामने नहीं आया था। और फिर जब एक दिन वो उसके सामने आया, तो बहुत जेंटलमैन की तरह बिहेव करते हुए बोला, ज्योति, आई एम सॉरी यार, मुझे उस दिन तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है, मैंने घर जाकर अपनी मॉम को सारी बात बताई, तो मेरी मॉम ने मुझे बहुत डांटा और मुझे समझाया भी कि तुम्हें उस लड़की के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। और तब मुझे एहसास हुआ कि सच में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। इसलिए सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। गौरव खुश होते हुए कहता है, यार तुम तो सच में बहुत अच्छी लड़की हो, मुझसे दोस्ती करोगी?
ज्योति उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देती है और कहती है, मेरी क्लास का टाइम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ। उस दिन के बाद गौरव अक्सर ज्योति से किसी न किसी बहाने से बात करने लगा था। शुरू शुरू में तो ज्योति उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि गौरव इतना भी बुरा नहीं है जितना बुरा वो उसे समझ रही है। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था और ज्योति और गौरव के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और फिर एक दिन ज्योति की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी, जिस वजह से उसे देर तक कॉलेज में रुकना पड़ता है। जब क्लास खत्म होने के बाद वो गेट से बाहर आती है, तो गौरव अपनी लग्जरी गाड़ी लेकर उसके पास आता है और अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहता है, ज्योति, इस रास्ते से हॉस्टल मत जाना, क्योंकि अभी कुछ देर बाद एक नेताजी इधर से रैली निकालने वाले हैं। इस वजह से जगह जगह रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, शायद इसीलिए मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो चलो, आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं गौरव, मैं चली जाऊंगी। लगता है तुम अभी भी मुझे गलत समझ रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरा कहना मान लो। ज्योति को खड़े हुए पूरा आधा घंटा हो गया था और उसे कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था। वो जानती थी कि 8 बजे के बाद हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए वो ना चाहते हुए भी गौरव की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और गौरव उसे एक ऐसे रास्ते से ले जाने लगता है जो रास्ता थोड़ा सुनसान था। ज्योति जब उससे पूछती है कि इस रास्ते से वो उसे क्यों ले जा रहा है, तो वह रैली की बात बताता है और ज्योति चुपचाप गाड़ी में बैठी रहती है। अभी वो लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि गाड़ी अचानक से रुक जाती है। ज्योति घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ गौरव, गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं यार, गाड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं चेक करता हूँ। वो गाड़ी से बाहर आ जाता है और करीब 10-15 मिनट तक गाड़ी को चेक करता रहता है। तब तक अंधेरा हो चुका था। सुनसान रास्ते पर घने अंधेरे को देखकर ज्योति का दिल डर से कांपने लगता है। वो गाड़ी से बाहर आती है और कहती है, गौरव प्लीज, गाड़ी को जल्दी से ठीक करो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ज्योति, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी ठीक हो जाए, पर पता नहीं क्यों गाड़ी ठीक नहीं हो रही है। मैं घर पर कॉल करके दूसरी गाड़ी भी नहीं मंगवा सकता, क्योंकि मेरे फोन में सिग्नल ही नहीं है। ज्योति के फोन में तो बैटरी पहले ही डाउन हो चुकी थी। ज्योति के माथे पर पसीना छलकने लगा था। वो बार बार अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो पैदल ही वहां से चली जाए, पर वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि यहाँ से उसका हॉस्टल बहुत दूर है और रात के अंधेरे में इस सुनसान रास्ते पर पैदल चलना भी ठीक नहीं है। यही बात सोचकर वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है और गौरव से कहती है, गौरव, अब हम क्या करेंगे? गौरव उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना। ज्योति को प्यास बहुत लग रही थी, इसलिए वो एक बार में ही सारा पानी पी जाती है। उसे अभी पानी पिए हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुआ था कि अचानक उसे बेहोशी छाने लगती है। वो बहुत कोशिश करती है कि उसकी आंखें बंद ना हो, लेकिन फिर भी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। फिर जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह से बंद होती हैं कि गौरव के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। वो तंजियन हंसी हंसते हुए कहता है, ज्योति, अब तुम्हें पता चलेगा कि गौरव प्रताप सिंह से टकराने का क्या नतीजा होता है। वो अपने फोन से ज्योति की कुछ ऐसी पिक्चर्स क्लिक करता है जिसे देखकर वो जोर से हंसते हुए कहता है, यार तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हारी केवल पिक्चर्स लूंगा, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। अब जब तक मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा, तब तक मेरे दिल को करार नहीं आएगा। इतना कहते हुए वो ज्योति के मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारता है, जिससे ज्योति को होश आ जाता है।
वो परेशान होते हुए गौरव से कहती है, गौरव, मुझे क्या हो गया था? मैंने जैसे ही पानी पिया तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं। गौरव हल्का सा मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, वीकनेस की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। डोंट वरी, बस अभी 10 मिनट में हम लोग हॉस्टल पहुंच जाएंगे। ज्योति राहत भरी सांस लेती है। थोड़ी देर में वो दोनों हॉस्टल पहुंच गए थे। अगली सुबह ज्योति जब कॉलेज पहुंचती है तो गौरव उसे गेट पर ही मिल जाता है। वो जैसे ही गौरव को देखती है तो गौरव उसे अपने पास आने का इशारा करता है। वो जिस तरह से उसे इशारा कर रहा था, उसे देखकर ज्योति को बहुत अजीब सा महसूस होता है। लेकिन फिर भी वो गौरव के पास जाती है और कहती है, गौरव, तुमने मुझे क्यों बुलाया? आज मुझे तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ या फिर तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए? अब लॉन्ग ड्राइव पर मेरा जाने का मन है तो चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ये तुम किस लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे हो? आवाज धीमी, क्योंकि इतनी तेज आवाज मुझे सिर्फ अपनी अच्छी लगती है, सामने वाले की नहीं। इतना कहते हुए वो अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और उसे अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कहता है, डार्लिंग, चलो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे नज़ारे दिखाऊंगा जिन्हें देखकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, और जिस अंदाज में तुम मुझसे बात कर रही हो, उसके बाद तो मैं आज के बाद तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करूंगी। मुझे तो लगा था कि तुम सुधर गए हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की तुम चाहे 12 साल तक बॉटल में भर कर रखो, फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इतना कहते हुए वो जैसे ही वहां से जाने लगती है तो गौरव एक झटके से ज्योति का हाथ पकड़ लेता है और उसे ज्योति की सारी पिक्चर्स दिखाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, आज के बाद तुम नहीं, मैं बोलूंगा। क्योंकि अब अगर एक लफ्ज भी तुमने मुझसे कहा तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अब और इसके आगे क्या कर सकता हूँ। उन तस्वीरों को देखकर ज्योति के पांव तले से जमीन खिसक गई थी। उसे तो बहुत शर्म भी आ रही थी। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है और उसके पांव कांप रहे हैं। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और फिर नम आंखों से बोली, गौरव, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत बड़ी होती है, इसलिए प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये सारी फोटो डिलीट कर दो। वो सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला, डिलीट करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर पहले ये सारी फोटो डिलीट कर दो। वो हंसते हुए बोला, इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि तुम्हारी थप्पड़ की गूंज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। जब तक वो थप्पड़ की आवाज मुझे सुनाई देती रहेगी, तब तक ये फोटो मेरे फोन में सेव रहेंगे। इसलिए अब तुम कुछ ऐसा करो कि मैं उस थप्पड़ को भूल जाऊं। मैं उस बात के लिए तुमसे सॉरी कहती हूँ। सॉरी उसी दिन बोल दिया होता तो बात वहीं खत्म हो जाती, पर अब तुम्हें मेरी माफी सॉरी से नहीं, कुछ और करके मिलेगी। उसकी बातें सुनकर ज्योति डर के मारे कांप रही थी। गौरव अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और ज्योति भी भागती हुई उसके पास आती है और गाड़ी में बैठते हुए कहती है, प्लीज गौरव, मेरे साथ ऐसा ना करो। मेरे मम्मी पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स बेबी, मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो भी करोगी वो तुम करोगी। इतना कहते हुए वो गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा अपने फार्म हाउस आ जाता है। ज्योति हाथ जोड़ती हुई कहती है, प्लीज गौरव, ऐसा ना करो, एक बार मुझे माफ कर दो। प्लीज गौरव, मुझे एक बार माफ कर दो। सच कहती हूँ, मैं ये कॉलेज छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी और जिंदगी में कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तुम कहोगे तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी भी मांग लूंगी। रिलैक्स बेबी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन
इतना भी बुरा नहीं कि तुम्हारी कॉलेज की पढ़ाई को यहीं पर बंद करवा दूं और पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें रुस्वा करूं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला इस कमरे में तुमसे लूं। बस इसीलिए अब जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारी सारी पिक्चर्स कॉलेज के हर स्टूडेंट के पास होगी। ज्योति उसके पैर पकड़कर रोने लगती है, लेकिन गौरव उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो उसे कमर से पकड़कर अपने बहुत करीब करता है और उसकी गर्दन पर अपने ओठों को रखते हुए कहता है, इन पिक्चर्स में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच कहता हूँ, कल जब से तुम्हें देखा है तब से मेरा दिल बेकरार है। ज्योति उसके आगे हाथ जोड़कर तो कभी उसके पैरों में गिरकर उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन गौरव उसकी एक भी बात नहीं सुनता। थक हार कर वो रोते रोते वहीं बैठ जाती है। ज्योति को रोती हुई देखकर गौरव जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वाह ज्योति, तुम तो सच में बहुत डरती हो। उस दिन तुम्हारे तेवर देखकर मुझे लगा था कि तुम किसी से भी नहीं डरती हो, लेकिन तुम तो सच में बहुत डरपोक हो। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और जैसे ही कुछ कहने चलती है तो गौरव मुस्कुराते हुए कहता है, बाहर ड्राइवर खड़ा है, वो तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल में ड्रॉप कर देगा। ज्योति को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि कुछ देर पहले गौरव जो उससे गलत बातें कर रहा था अब उसे जाने को कह रहा है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो फोटो। गौरव वो सारी फोटो डिलीट कर देता है और उसे फोन देते हुए कहता है, तुम चाहो तो ये फोन अपने पास रख सकती हो, पर जाने से पहले एक बात मेरी अच्छी तरह से समझ लेना। आइंदा से कभी यूं पब्लिक प्लेस में मेरी बेइज्जती करने के बारे में सोचना भी मत। मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, और शायद तुम अब अच्छी तरह से समझ भी गई होगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वो बोतल से पानी पीने लगता है। ज्योति भागती हुई बाहर आती है तो फार्म हाउस में एक भी गाड़ी नहीं खड़ी थी। वो इधर उधर देखती है तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। वो आते समय देख चुकी थी कि ये फार्म हाउस शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर है, इसलिए पैदल चलकर यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। उसका मन करता है कि वो अंदर जाकर गौरव को बताए कि बाहर कोई गाड़ी नहीं खड़ी है, लेकिन उसे गौरव से बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे जैसे ही गेट से बाहर जाती है तो उसे कुछ बाहर ऐसे आदमी दिखाई देते हैं जो बहुत गुंडे टाइप के थे और जिन्होंने कुछ पी रखा था। उन आदमियों को देखकर ज्योति जल्दी से गेट के अंदर आ जाती है। वो अपने मन में कहती है कि यहाँ से अकेले जाना उसके लिए ठीक नहीं है। वो गौरव के बारे में भी सोचती है और फिर अपने आप से कहती है, ना चाहते हुए भी मुझे गौरव से हेल्प लेनी होगी। यही बात सोचकर वो गौरव के पास उसके कमरे में आती है तो उस समय वो बोतल से अपने चेहरे पर पानी डाल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदले हुए थे। ज्योति जैसे ही उसे देखती है तो उसके पास आती है और कहती है, गौरव, ये तुम्हें क्या हो गया? इतना कहते हुए वो जैसे ही गौरव का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाती है तो महसूस करती है कि उसकी पूरी बॉडी बहुत गर्म है। वो गौरव के माथे को छू कर कहती है, गौरव, अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अचानक तुम्हें इतनी तेज बुखार कैसे चढ़ गया? गौरव बहुत मदहोशी भरे अंदाज में कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। गौरव, मैं बाहर गई थी, वहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी है, पूरे फार्म हाउस में भी देखा है, पर वहाँ कोई नहीं था। गौरव बेड से उठने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ लड़खड़ाकर गिरने लगता है। ज्योति आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेती है और बेड पर बिठाते हुए कहती है, गौरव, क्या तुम्हारे पास किसी डॉक्टर का नंबर है तो मुझे दो, मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो रही है।
ज्योति जब उसे बेड पर बिठा रही थी, उस समय वो गौरव के बहुत करीब थी। ज्योति को अपने इतने करीब देखकर गौरव उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और अपने बहुत पास बिठाते हुए उसके होठों को छूने लगता है। गौरव की इस हरकत पर ज्योति कसकर उसे पीछे धक्का देती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? गौरव बहुत मुश्किल से उठता है और ज्योति को अपनी बाहों में लेते हुए उसके पूरे वजूद पर अपने होठों के स्पर्श छोड़ने लगता है। ज्योति खुद को छुड़ाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो खुद को आजाद नहीं कर पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन गौरव पर उन आंसुओं का कोई असर नहीं होता और वो देखते ही देखते घटा बनकर उस पर छा जाता है। बाहर आंधियां चल रही थीं और कमरे के अंदर ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आया है जो आज सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाएगा। जिस बात का ज्योति को डर लग रहा था, वो सब कुछ ज्योति के साथ हो चुका था और ज्योति बेड के कोने में बैठी पथराई आंखों से बस उसे ही देख रही थी, जो इस बात से बेखबर अब बिल्कुल बेहोश लेटा हुआ था। ज्योति के फोन पर पिछले 2 घंटे से उसकी मम्मी की बार बार कॉल आ रही थी और ज्योति की इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि वो फोन रिसीव करके कुछ कह पाती। वो अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है और जैसे ही जाने के लिए खड़ी होती है कि तभी गौरव को होश आ जाता है। कमरे और खुद की हालत को देखकर गौरव इतना तो समझ गया था कि आज उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो कुछ कहने चलता है तो ज्योति उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुमने आज मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और ये सबक सिखाया है कि दुनिया में अब किसी पर भरोसा मत करना। ज्योति, तुम मुझे गलत। वो इतना ही बोल पाया था कि ज्योति आंसू बहाते हुए कहती है, गौरव प्रताप सिंह, ये बददुआ है मेरी। जैसे आज तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीना है, वैसे ही एक दिन तुमसे भी तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। जितना मैं तड़प रही हूँ, उससे कहीं ज्यादा तुम तड़पोगे। जितने आंसू मैंने बहाए हैं आज, उससे कहीं ज्यादा आंसू तुम्हारी आंखों से निकलेंगे, जो तुम्हारे दिल का चैन और सुकून सब छीन लेंगे और तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। ज्योति, प्लीज मेरी बात सुन लो। वो बेड पर बैठा ज्योति ज्योति पुकार रहा था, लेकिन ज्योति उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और फार्म हाउस से बाहर आकर पैदल ही चलने लगती है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उसे 55 साल की एक औरत मिलती है, जो उसे पैदल चलते हुए देखकर अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और औरत गाड़ी से बाहर आती है और ज्योति को देखते हुए कहती है, बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं कि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है? वो आंखों में आंसू लिए धीरे से कहती है, जानती हूँ। लेकिन इतना कहते हुए वो रुक जाती है तो वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, मैं भी शहर जा रही हूँ, चलो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ देती हूँ। चलती चलती ज्योति बहुत थक चुकी थी और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो शहर तक पैदल जाती। इसलिए वो चुपचाप गाड़ी में आकर सिकुड़ कर बैठ जाती है। वो औरत अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, बिटिया, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम सीता देवी है और मैं एक समाज सेवी संस्था भी चलाती हूँ। तुम्हारे पास रहने के लिए अगर जगह ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हें आज बहुत चोट पहुंचाई है। सीता देवी की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहती है, बस आप मुझे शहर तक पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सीता देवी फिर उससे कोई बात नहीं कहती हैं। थोड़ी देर में वो लोग शहर पहुंच गए थे। ज्योति अपने कमरे में आकर रोती हुई कहती है, मम्मी, पापा, आप लोगों ने कितने विश्वास से मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, पर यहाँ आकर मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब मैं आप लोगों का सामना कैसे करूँगी?
कैसे कहूँगी कि आपकी बेटी के दामन पर ऐसा कलंक लग गया है, जिसे चाहकर भी कभी नहीं मिटाया जा सकता। जिस हॉस्टल में रहकर उसे बहुत सुकून मिलता था, आज उसी कमरे में उसे घुटन महसूस हो रही थी। इसलिए वो जल्दी से अपना सामान पैक करती है और शाम की गाड़ी से ही वो अपने मम्मी पापा के पास महाराष्ट्र आ जाती है। उसके मम्मी पापा अचानक उसे सामने देखकर घबरा जाते हैं और उसकी रोई रोई आंखों को देखकर कहते हैं, बेटा क्या हुआ? वो अपने मम्मी पापा के गले लगकर खूब रोती है और कहती है, आज के बाद वो बेंगलोर कभी नहीं जाएगी। उसके पापा कारण पूछते हैं तो वो कहती है, पापा मैं रीज़न आपको कभी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि रीज़न जानकर आपको बहुत दुख होगा। इसलिए प्लीज़ आप मुझसे वादा करिए कि आज के बाद आप लोग मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं बेंगलोर में रहकर क्यों नहीं पढ़ना चाहती। वो ये बात इतने उदासी भरे लहजे में कहती है कि उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले से लगाते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची हम लोग तो पहले ही तुम्हें वहां नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन तुम्हारा मन था, इसलिए मैंने कभी तुम्हें नहीं रोका। वो अपने मन में कहती है, काश पापा आपने मुझे जाने से रोक लिया होता, तो शायद आज आज मेरे माथे पर अपवित्र होने का कलंक नहीं लगा होता। और फिर उस दिन के बाद ज्योति अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। उसके पापा मम्मी इस बात से बहुत परेशान थे कि अचानक उनकी हंसती मुस्कुराती बेटी को क्या हो गया, जो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। उसकी दादी ने भी उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी अपने दिल की बात शेयर नहीं करती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ज्योति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। उसके पापा मम्मी ने उसे एक नहीं कई हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों का यही कहना था कि जब तक वो अपने दिल का दर्द बयां नहीं करेंगी, तब तक हम लोग कैसे जानेंगे कि इन्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। उसके पापा मम्मी ने ज्योति के सभी दोस्तों से बात की और पता करने की कोशिश भी की कि आखिर ज्योति के साथ ऐसा क्या हुआ, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गई। पर उसके सभी दोस्तों का एक ही बात कहना था कि आंटी हम लोग कुछ भी नहीं जानते कि आखिर ऐसा ज्योति के साथ क्या हुआ। धीरे धीरे 10 महीने बीत गए थे। ज्योति ना तो किसी से बात करती और ना ही उन लोगों के पूछने पर कुछ बताती। पर एक दिन जब उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने कमरे से बाहर आती है